डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मेरी जो नटशल सीरीज़ चल रही है, आई होप कि आप वो नटशल सीरीज़ देख रहे हैं और उससे जो है अपना आपको उसमें कुछ फ़ायदे भी दिख रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन अ नटशल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और ये केवल एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, आजकल जिस तरीके का एग्ज़ाम का लेवल हो रहा है ये सभी के लिए है। हिस्ट्री वैसे भी कोई पढ़ना नहीं चाहता, मगर मैं जो है वो स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मुझे कहती हूँ भाई पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आजकल, भाई आपको नहीं पता कौन से एग्जाम में, ये सभी के लिए सीरीज है। इट इज़ फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर यूपीटीजीटी। ये बेसिकली DSSB, BPSC, हरियाणा टेट, हरियाणा पीजीटी, इन सभी के लिए ये आपका सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है। ये 11th सीरीज़ है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को अपना इसमें ये हमारे स्टार्स हैं। मैं हर बार इन्हें दिखाती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैम ये जो इसमें बीच में जगह है ना, इसमें मैंने अपनी फ़ोटो लगा ली है, और मैंने सोचा है कि एक दिन मैम मेरे को भी फ़ोटो ऐसे ही दिखाएंगी। मैं आप लोगों को ये फ़ोटोज़ इसलिए दिखाती हूँ, इसमें मैंने नए फ़ोटोज़ ऐड नहीं करे हैं। मैं ये फ़ोटो दिखाती हूँ कि आपके दिमाग पे छप जाए कि मेरी वॉल पे नहीं तो कहीं किसी वॉल पे ये फ़ोटोज़ आपके ज़रूर लगे, जिसमें आप जो हैं एक वॉल हॉल ऑफ फेम में आपकी फ़ोटो लगे कि हम BPSC में सिलेक्ट हुए, हम DSSB में हुए, UPTGT में हुए, हरियाणा PGT में हुए, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए और हमें नौकरी मिल गई। और हमारा DSSB का बैच जो है वो वीडियो फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स वगैरह सब आपके घर पर आएंगे। आपको करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाकर देखिए। आपको जो है इसमें ये बैच अब वीडियो फॉर्मेट में है। ये तो मैं कितनी बावली हूँ मैं, ये UPTGT का बैच है जो वीडियो फॉर्मेट में है। DSSB का बैच भी वीडियो फॉर्मेट में है। BPSC का भी बैच है, हरियाणा का भी है। BPSC का बैच जो हमारा चल रहा है वो लाइव और वीडियो बैच है। इट्स अ वंडरफुल बैच, आप देखिएगा जरूर। तो चलिए आप स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी जो है इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं उसमें रॉबर्ट ग्रीन पर थी, और रॉबर्ट ग्रीन के बारे में मैंने बताया था कि रॉबर्ट ग्रीन जो बेसिकली जाने जाते हैं, अगर आपको याद हो रॉबर्ट ग्रीन, मैं यहाँ पे एलिजाबेथन एज के बारे में बता रही हूँ। रॉबर्ट ग्रीन जो जाने जाते हैं, भाई जो लोग पहले आज देख रहे हैं वो इससे पहले वाला जरूर देख लें। रॉबर्ट ग्रीन जो जाने जाते हैं वो बेसिकली जाने जाते हैं कि उन्होंने शेक्सपियर को फेमस किया था, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट लिखा था। लेकिन इसके अलावा भी रॉबर्ट ग्रीन एक यूनिवर्सिटी विट थे। वे जाने जाते हैं, वो रोमांटिक कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं, और उनका एक प्ले है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एक्चुअली जो ये एक पोयम है इटालियन लोडोविको की। उस पोयम को इन्होंने जो है इस वर्क में, ऑरलैंडो नाम का जो एक व्यक्ति है जो एक प्रिंसेस के प्रेम में है, तो ये पूरा उन्होंने उस जो पोयम है उस पर ये वर्क लिखा है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। तो ऑरलैंडो फ्यूरियोसो इज अ पोयम बाय लोडोविको एंड ऑरलैंडो फ्यूरियोसो इज अ प्ले बाय रॉबर्ट ग्रीन। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे और एल्फिनस किंग्स ऑफ एरेगन, ये सारे इनके वर्क्स हैं। अब बात करते हैं शेक्सपियर की। बड़ा बढ़िया सा पॉइंट इसमें आएगा। इट इज़ नॉट क्लियर, ये नहीं पता कि शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी, लेकिन 1594 से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन गए थे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन की। जाते के साथ ही शेक्सपियर को जो है प्ले लिखने का को काम नहीं मिल गया था। उनके लॉस्ट ईयर्स कहलाए जाते हैं 1585 से 92 तक। लेकिन उसके बाद वो 1594 से ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन मेन, जो कि उनके थिएटर ग्रुप का नाम था। किंग्समैन जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आए तो उस लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन का नाम बदलकर जेम्स फर्स्ट हो गया। अब जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, देखो एक ये पॉइंट को मैं बताती हूँ। शेक्सपियर ने अर्ली जो थिएट्रिकल सक्सेस है उनका वो ऑब्सक्योर है, नहीं पता, दुरूह हुए समझना। लेकिन उनका एक 2 पार्ट प्ले है द वॉर्स ऑफ द रोजेस पे। अब आपने पढ़ा है कि उनके हिस्ट्री प्ले 10 हैं, 2 टेट्रालॉजी और 2 जो है प्लेज हैं, जिसमें एडवर्ड जो है वो थर्ड नहीं आता। ठीक है जी। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, शेक्सपियर के अर्ली थिएट्रिकल सक्सेस इज ऑब्सक्योर, हिज ब्रिलियंट 2 पार्ट प्ले ऑन द वॉर्स ऑफ द रोजेस। अगर आपने वॉर ऑफ रोजेस का नाम सुना है तो ये सिविल वॉर था। प्लेंटाजेनेट के परिवार यानी कि यॉर्क्स एंड लैंकास्टर के बीच में एक सिविल वॉर था,
जो 1455 से 1485 तक चला था। शेक्सपियर ने उस वॉर का वर्णन अपने वर्क्स में करा है। और आपको पता है, जो पॉइंट मुझे बताना है वो ये बताना है कि उनका जो ये 2 पार्ट प्ले है ऑन द वॉर ऑफ द रोजेस, ये वर्क है उनका, ये देखिए, द होल कंटेंशन betwixt the two famous houses of York and Lancaster, ये उनके वर्क का नाम था। इज अमंग हिज अर्ली अचीवमेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा हिस्ट्री प्ले है, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि आज मैं इसके बेसिकली इसके पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या बताना है, देखिए देखिए भाई, द फर्स्ट एडिशन ऑफ Henry VI Part 2nd, Henry VI Part 2nd was printed anonymously as the first part of the contention of the two famous houses of Yorks and Lancasters। ये है जो मुझे आपको पॉइंट बताना था। हेनरी सिक्स्थ वॉज ओरिजिनली कंसिडर्ड a 2-part play comprised Henry VI Part 2nd and the true tragedy of Richard, ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये यहां लिख देती हूं मैं, ड्यूक ऑफ यॉर्क, which later became Henry VI Part 3rd। लो जी, तो ये जो मुझे बताना था, कि जो पॉइंट बताना था कि जब हेनरी 6 Part 2nd आया था, तो वो ये मैंने पॉइंट जो पूरा लिखा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ हेनरी 6 Part 2nd वाज प्रिंटेड एनोनिमसली, वो बिना नाम के पब्लिश हुआ था, वो बिना नाम के प्रिंट हुआ था, और उसका नाम था द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंशन ऑफ द 2 फेमस हाउसेज ऑफ यॉर्क्स एंड लैंकेस्टर। यानी कि हेनरी 6 Part 2nd जो पब्लिश हुआ था, हेनरी 2nd Part 2nd के नाम से नहीं पब्लिश हुआ था, ये तो बाद में हुआ है। वो पहले जब पब्लिश हुआ था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंशन ऑफ द 2 फेमस हाउसेज के नाम से हुआ था, और उसके बाद उसका दूसरा पार्ट हेनरी 6 ओरिजिनली 2 पार्ट्स के लिए लिखा गया था। तो जो उसका सेकंड पार्ट था वो था द ट्रू ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड द ड्यूक ऑफ यॉर्क, जिसे बाद में हेनरी 6 Part 3rd कर दिया गया था। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि शेक्सपियर का जो यहाँ पर ये है कि द होल कंटेंशन बीट्विक्स्ट द 2 फेमस हाउसेज ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर, इसमें 2 प्लेज हैं, हेनरी 6 Part 2nd एंड हेनरी 6 Part 3rd, जिसका नाम हेनरी 6 Part 2nd जो है वो 2 प्लेस इस नाम से पब्लिश हुए थे, और द ट्रू ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड द ड्यूक ऑफ यॉर्क को नाम बदल के बाद में हेनरी 6 Part 3rd कर दिया गया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट नो। तो ये पॉइंट जो है इतनी आसानी से मतलब अगर जिन्होंने बहुत स्टडी कर रखा हो उनको तो पता होता है, और मैं आपको ये पॉइंट्स इसलिए बताती हूँ कि आप कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लें। ये उनके, क्योंकि हिस्ट्री प्लेज उन्होंने सबसे पहले लिखे हैं,
शुरुआत उन्होंने इसी से करी थी, हिस्ट्री प्लेज उन्होंने सबसे पहले लिखे हैं। तो ये उनका वर्क, यानी कि हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड एंड द ट्रू ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड द ड्यूक ऑफ यॉर्क दैट बिकेम हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद उनकी कॉमेडी ऑफ एरर्स अर्ली कॉमेडीज में से है, बहुत ही हिलेरियसली जो है कॉमिक सिचुएशंस हैं। उनके बाद उनके ये रोमांसेस हैं, पेरिकल, सिम्बलीन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ये चार जो हैं इनके रोमांसेस हैं। इन्होंने तो इसको कॉमेडी में ही डाला है, लेकिन बाद में क्रिटिक्स ने इन्हें रोमांस माना है, रोमांस या ट्रेजी कॉमेडीज। हेनरी एट्थ लास्ट में, सबसे लास्ट में लिखा है, जो अपने आप में एक इनकम्प्लीट प्ले है, और ये 1608 से 1612 के बीच में लिखे गए हैं। ये शेक्सपियर के लेट प्लेस या लास्ट प्लेस कहलाते हैं। चार्ल्स फर्स्ट जब गद्दी पे थे, जेम्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स फर्स्ट आए। चार्ल्स फर्स्ट से लोग इतने खुश नहीं थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सहिष्णु नहीं थे, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द पॉलिसीज़ ऑफ पार्लियामेंट। तो चार्ल्स फर्स्ट ने चार्ल्स फर्स्ट के राज में पब्लिक थिएटर्स जो है खूब फले फूले, और वो 1642 तक ब्लूम करे। लेकिन जब सिविल वॉर शुरू हुआ, यानी कि एज मिल्टन के उसमें 1642 में, तो वो बंद हो गए, जब प्यूरिटन्स ने उस पर कब्जा जो है वो कर लिया, पार्लियामेंट ने बैन कर दिया थिएटर्स को। तो authors were sometimes anonymous because they couldn't express their thoughts in public, due to which plays were sometimes got printed and other times not। और एक ऐसा भी होता है कि authors उस समय anonymous authors भी थे, क्योंकि वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते थे। अब अगर हम बात करते हैं जेम्स फर्स्ट के समय की ट्रेजेडी की, तो जेकोबियन ट्रेजेडी जो है वो खूब, जेकोबियन ट्रेजेडी कंटिन्यूसली फॉलोड। जेकोबियन ट्रेजेडी में जो राइटर्स थे, उन्होंने किड के स्टाइल को, यूनिवर्सिटी विट किड को, किड हालांकि यूनिवर्सिटी विट नहीं थे, मर्चेंट टेलर्स जो है वो स्कूल के थे, मगर फिर भी उनको यूनिवर्सिटी विट माना जाता है। और किड जो है उनके स्टाइल को फॉलो करा गया जेकोबियन एज में। जो इस जेकोबियन एज की जो फेमस ट्रेजेडीज हैं वो कौन कौन सी हैं? वेबस्टर, जो बेस्ट प्लेज हैं, जॉन वेबस्टर, साइरल टर्नर, जॉन मार्स्टन, टॉमस मिडल्टन, ये जेकोबियन एज की फेमस ट्रेजेडी राइटर्स हैं। रिवेंज ट्रेजेडीज में से अगर हम बात करें तो बेहतरीन ट्रेजेडी है द डचेस ऑफ माल्फी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एज ऑफ शेक्सपियर्स प्रोज। शेक्सपियर की प्रोज यानी कि 16वीं सेंचुरी की प्रोज के बारे में अगर हम बात करें, और अर्ली 17, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट बेकन। बेकन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, उन्होंने एरिस्टोटेलियन आइडियाज को प्रैक्टिस करा, कमेंटिंग फॉर एन एम्पीरिकल इंडक्टिव अप्रोच। ये पॉइंट्स जो हैं आप देखिएगा जरूर। उन्होंने जो है वो एम्पीरिकल अप्रोच पर कमेंट करा। अब आपके दिमाग में आएगा ये एम्पीरिकल का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, बहुत होशियार हैं, तो उनको तो सारी चीज पता रहती है, मगर मैं तो भाई जो लोग जानना चाहते हैं उनको बताना चाह रही हूँ। एम्पीरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि आपके अनुभवों पर और प्रयोगों पर आधारित अप्रोच जो होती है उसे एम्पीरिकल अप्रोच कहा जाता है। तो बेकन ने, उन्होंने एम्पीरिकल अप्रोच, इंडक्टिव मेथड, जिसे साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है, और बेकन ने इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करा। ये कहा जाता है कि आज की मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी का, इंक्वायरी का जो फाउंडेशन है वो यही साइंटिफिक मेथड है। 1597 में बेकन का पहला पब्लिकेशन आया, कलेक्शन ऑफ एसेज, जो उन्होंने पॉलिटिक्स को डेडिकेट करा था। द कलेक्शन वाज, अब मैं बेकन के बारे में बताते बताते बीच में आपको और भी पॉइंट्स बताऊंगी कि बेकन ने आप बेकन के बारे में जब आपका नाम आता है तो बेकन के से आपके दिमाग में आएगा उन्होंने ऐसे ही तो लिखे हैं, नोवम ऑर्गेनम लिखा है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, बेकन पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे।
उनका पहला पॉलिटिकल मेमोरेंडस क्या था? अ लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ ये जो वर्क था दैट केम इन 1592, ये बेकन का पहला पॉलिटिकल मेमोरेंडस था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज बताती हूं। 1622 में उन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ, हेनरी एट्थ, ये सोच के शेक्सपियर, मार्लो, इनका ध्यान आता है। नहीं जी, बेकन ने भी लिखा है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ एंड ही रॉट दैट फॉर प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स के लिए उन्होंने ये लिखा था। उस समय तक वो राजा नहीं बने थे, तो प्रिंस चार्ल्स के लिए लिखा था। चार्ल्स फर्स्ट जब वो बने, तो ये भी इनका है कि उनके एसेस के बारे में जानते हैं, नोवम ऑर्गेनम, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। लेकिन उनका पहला जो पॉलिटिकल मेमोरेंडस था दैट वाज अ लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ। अब नटशल सीरीज का क्या फायदा अगर तुम्हें कुछ नए पॉइंट्स ना मिले, है या नहीं? तो इसलिए ये नए पॉइंट जरूर ऐड कर लेना। 1622 में उन्हें द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ लिखा था, और किसके लिए लिखा था? प्रिंस चार्ल्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने बेकन का फर्स्ट पब्लिकेशन जो है 15 उसमें उससे पहले 1592 में लेटर ऑफ एडवाइस वो पॉलिटिकल मेमोरेंडा था। कलेक्शन ऑफ एसे जो है वो उन्होंने पॉलिटिक्स को ही लिखे हैं। बाद में ये रीस्ट्रेस्ड एंड रीपब्लिश हुए थे 1612 एंड 25 में। बेकन से पहले लर्निंग का मतलब होता था कि जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनको रटो, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं और जो रिलीजन है उसको मानो। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जब बेकन ने लिखी तो उन्होंने कहा कि एक नॉलेज की सिग्निफिकेंस तभी है जब आप उसे अनुभव कर सको और जब आप उस पर प्रयोग कर सको, नहीं तो नॉलेज की सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। ही कंट्रास्टेड द ओनली नॉलेज वाज दैट व्हिच कुड बी फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल नॉलेज इज प्लेस्ड इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो इसमें उन्होंने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ही कंट्रास्टेड दैट द ओनली नॉलेज ऑफ वाज दैट व्हिच कुड बी फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन। तो इसमें एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने ये ही कंट्रास्टेड दैट द ओनली नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंस वाज दैट व्हिच कुड बी फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन से प्राप्त की जा सकती है। नॉलेज इज प्लेस्ड, एम्पिरिकल नॉलेज इज प्लेस्ड इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये इन्होंने जो है बेसिकली इन्होंने आकर एक नए उसको जो है एक फाउंडेशन डाली, एक किसकी थ्योरी की, अपनी एक साइंटिफिक थ्योरी की एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो इनका वर्क है, इसमें उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बताया। अगर आप एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में जानना चाहते हो तो 2 मिनट दीजिए, मैं एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में भी आपको बताती हूँ। तो मैं एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बता रही थी, और ये है इसमें बेसिकली ये जो बेकन है, किंग जेम्स फर्स्ट को उन्होंने इसमें एनकरेज किया है कि टू सपोर्ट सम इमोर्टल वर्क दैट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ बेकन, कि उन्होंने कहा है कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि जिससे मेरी फिलॉसफी को आप जो है वो इमोर्टल बना दें। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑफ द प्रोफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन। तो फुल टाइटल इसका ये है कि ऑफ द प्रोफिशिएंस एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन। ये एक लेटर के फॉर्म में लिखी गई है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किंग जेम्स फर्स्ट को, और इसमें जो है इसके जो इसको ये 2 पार्ट्स में लिखी गई है, और इसने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, हिस्ट्री, पोएट्री एंड फिलॉसफी। तो ये जो मैंने आपको बताया वो इसे याद रखिएगा कि एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जब इन्होंने लिखी थी, जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 2 पार्ट्स में है, उसमें उन्होंने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को 3 पार्ट्स में बांटा है, हिस्ट्री, पोइट्री एंड फिलॉसफी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें थॉमस मोरे की। आपने थॉमस मोरे का नाम सभी लोगों ने सुन रखा होगा। तो उनका जो जाने जाते हैं, उन्होंने एक वर्ड कॉइन करा है यूटोपिया।
यूटोपिया जो उन्होंने वर्ड कॉइन करा, यूटोपिया मतलब होता है एन आइडियल प्लेस। यहां पर 1516 में यूटोपिया जो है वो लिखा उन्होंने, एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम, बेसिकली रेनेसांस स्पिरिट को ट्रूली दिखाती हुई जो बुक है दैट इज यूटोपिया, इन रेफरेंस टू एन आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पॉलिसीज आर गवर्न्ड बाय लॉजिक। उनका मानना ये था, यूटोपिया जो वर्ड कॉइन, एन आइडियल प्लेस, उनका मानना था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टम है ना वो लॉजिक से चलने चाहिए, ना कि जो है किसी की सनक से। ही वॉज कैनोनाइज्ड। आपको पता है कि सर टॉमस मोरे जो है उनको मार दिया गया था हेनरी एट्थ के द्वारा, जब उन्होंने उनको हेनरी एट्थ के कहने पर ही वॉज एग्जीक्यूटेड एंड उनको क्योंकि उन्होंने उनको जो है एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया था, तो हेनरी एट्थ के द्वारा टॉमस मोरे को मरवा दिया गया था। ही वॉज कैनोनाइज्ड, लेकिन अगर वो मर गए तो ऐसा थोड़ी है कि उनको लोग याद नहीं करते, उनको कैनोनाइज करा गया कैथलिक चर्च के द्वारा, उन्हें सेंट के रूप में कैनोनाइज करा गया। कैनोनाइज करने का मतलब होता है डिक्लेयर द पर्सन सेंट, और वो उनको चर्च ऑफ इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन मार्टियर कहा जाता है। ही इज नोन एज रिफॉर्मेशन मार्टियर। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने उनको टाइटल दिया है रिफॉर्मेशन मार्टियर। मोरे इज अज्यूम टू हैव रिटन हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड इन लैटिन एंड इंग्लिश। देखिए रिचर्ड थर्ड जो है वो शेक्सपियर ने भी लिखी है और थॉमस मोरे ने भी लिखी है। किंग रिचर्ड थर्ड लैटिन और इंग्लिश दोनों में लिखी है 1513 से 18 के बीच में। The work is considered the first masterpiece of English historiography. इस वर्क को किंग रिचर्ड थर्ड को यह माना जाता है कि यह मास्टरपीस है हिस्ट्रियोग्राफी में। हिस्ट्रियोग्राफी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सब्जेक्ट। तो किंग रिचर्ड थर्ड जो है शेक्सपियर ने तो बाद में लिखी है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखी थी और ये पहला वर्क मास्टरपीस माना जाता है इंग्लिश हिस्टोग्राफी। बताओ, नई नई चीज़ें मिल रही हैं ना, नई नई चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड डिस्पाइट रिमेनिंग इनकम्प्लीट, एक्चुअली ये इनकम्प्लीट थी, ये पूरी नहीं हुई है। हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड इज नॉट कंप्लीट, लेकिन इसने जो है विलियम शेक्सपियर को प्रभावित करा और उन्होंने अपने हिस्ट्री प्ले को इनसे प्रभावित होकर लिखा, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, द ट्रू हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड जो है द ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो कि हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड था, और जो है रिचर्ड थर्ड के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो वर्क है, ये द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड, ये पहले किसके द्वारा लिखा गया था? टॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया था। मोरे वॉज फॉरमोस्ट ह्यूमनिस्ट, वो ह्यूमनिस्ट थे। ही बिलीव्ड इन, वो ट्रू रेनेसांस स्पिरिट दिखाते थे कि द फोकल पॉइंट ऑफ स्टडी इज मैन। यूटोपिया ऑल्सो बिकेम द फोररनर ऑफ अ न्यू लिटरेरी जॉनरा, द यूटोपियन रोमांस। इसीलिए यूटोपिया ने एक नए जॉनरा को जन्म दिया, दैट इज कॉल्ड द यूटोपियन रोमांस। यूटोपियन रोमांस को जन्म दिया 1520 में मार्टिन लूथर। ये वही मार्टिन लूथर हैं जो जर्मनी के मॉन्क थे, इसके अलावा जो कि एक प्रोफेसर थे जिन्होंने 95 थीसिस लिखी थी। ही वॉज अगेंस्ट रोमन कैथलिक चर्च, और जिनका ये मानना था, जिन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी यूरोप में, जिनका ये मानना था कि बाइबल शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ द रीडर, उन्होंने 3 वर्क्स जो हैं वो रिलीज़ करे 1520 में, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ सैल्वेशन बताए, जो लूथर के अनुसार कुड बी अचीव्ड थ्रू एलिगेंस अलोन। द सीरीज एब्सकॉन्डेड सर्टेन कैथलिक प्रैक्टिस एंड अटैक्ड अदर। इसमें उन्होंने रोमन कैथलिक चर्च पे अटैक किया है। 1521 में उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था रोमन कैथलिक चर्च से। अगर हम बात करें इसके बाद नैश की, तो नैश को आप लोग जानते हैं। नैश जो कि पिकारस्क नॉवल लिखा है, जो इसमें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जैक वॉल्टन, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जिन्होंने लिखा है। तो नैश जो है फर्स्ट ऑफ हिज, नैश रेंडर्स द फर्स्ट ऑफ हिज मेनी एनाटॉमीज ऑफ प्यूरिटनिज्म। द प्यूरिटन ही टेल्स आर स्नॉबिश। प्यूरिटन्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो मूर्ख होते हैं, सनकी होते हैं, अज्ञानी होते हैं।
दे आर अगेंस्ट लर्निंग, वो लर्निंग के अगेंस्ट होते हैं और वो कॉमनवेल्थ को डराते हैं अपनी इनसबॉर्डिनेशन से। 1593 एक लैंडमार्क ईयर था नैश के लिए, क्योंकि उन्होंने दो वर्क्स थे, द टेरर ऑफ द नाइट्स एंड क्राइस्ट चीयर ओवर यरूशलेम। दोनों ही टिपिकल हिस्ट्रीज हैं। आप लोगों ने जो नाम सुन रखा है नैश का, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है वो आपने नाम सुना हुआ है, यू हैव हर्ड, आपने ये नाम कई बार सुन रखा है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। सुना है या नहीं सुना? आवाज़ नहीं आई? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और या जिसे ये कहते हैं द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये एक पिकारेस्क नॉवल है। पिकारेस्क नॉवल होता है द एडवेंचर्स ऑफ अ रग। लेकिन इसके अलावा नैश अपने लैंडमार्क जो वर्क्स हैं उनके, द टेरर्स ऑफ द नाइट एंड क्राइस्ट चीयर ओवर यरूशलेम। नैश का जो फाइनल सेटायर था वो है गैब्रियल हार्वे पे, हैव विद यू टू सैफरन वेल्डन। ये एक बायोग्राफी है, बायोग्राफी है ये, जिसमें उन्होंने एक जो है एक गैब्रियल हार्वे के ऊपर उन्होंने सटायर किया है। अगर हम बात करें सर थॉमस ब्राउन की, वो द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो एक डॉक्टर थे और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने रिलीजियो मेडिसी लिखा है, थॉमस ब्राउन ने लिखी है रिलीजियो मेडिसी, अ कन्फेशन ऑफ फेथ विच सर्कुलेटेड इन मैन्युस्क्रिप्ट अमंग। रिलीजियो मेडिसी जो है उनके द्वारा, उनका बहुत ही फेमस वर्क है रिलीजियो मेडिसी, अ कन्फेशन ऑफ फेथ। रॉबर्ट बर्टन का नाम आप लोगों ने सभी ने सुन रखा होगा, जिनकी एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, जिससे रोमांटिक राइटर्स भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली जिसमें उन्होंने उसमें उन्होंने बेसिकली विज्ञान बताया है मेलंकली का। तो रॉबर्ट बर्टन का बहुत ही फेमस वर्क है दैट इज एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट जो पार्ट है, कल से हम एज ऑफ मिल्टन स्टार्ट करेंगे, जेरेमी टेलर। अगर आप लोगों ने जेरेमी टेलर का नाम सुना हो तो इसके बारे में एक लाइन है, उनके वर्क को आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपने मिल्टन को पढ़ रखा हो। तो जेरेमी टेलर के वर्क हैं द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, अ प्ली इन फेवर ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, द रूल्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग एंड होली डाइंग। हो सकता है आपने ये पॉइंट कई बार ये पढ़ रखा हो। ये क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ, ये इस तरीके से है, हिज प्रोज कैन बी अंडरस्टूड, कुछ ऐसे ही था ये। एक मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ। अभी मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मगर मैंने वो पढ़ा है कई जगह, कई बार पढ़ लिया। हिज प्रोज कैन बी अंडरस्टूड, जेरेमी टेलर का बारे में ही ये कहा जाता है। मैं इनका मिल्टन से वो ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब कोई चीज़ ढूंढो ना तो मिलती नहीं है। यस, हिज प्रोज कैन बी अंडरस्टूड इफ यू हैव रेड मिल्टन। तो यही है इसका, जेरेमी टेलर, द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग उनका वर्क है। उनके बारे में, उन्होंने वो एक क्लेरिक थे, बहुत ही उनका लिखने का स्टाइल जो है वो बहुत ही एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही पेडेंटिक स्टाइल था उनका राइटिंग। तो ये थे जो मैंने अभी तक आपको एलिजाबेथन एज, उनका प्रोज, ये सब बताया है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो नेक्स्ट एज है, वो मैं दिखा देती हूँ, एज ऑफ मिल्टन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये थी हिस्ट्री इन नटशेल, नटशेल में ही चल रही है। टाइम भले ही 29 मिनट हो गए हैं, मैं कहूँगी 26 मिनट में मैंने पढ़ाया है। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।